हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 ऑफ क्लास 10 दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो चलो फ्रेंड्स, बिफोर डिस्कसिंग एक्सरसाइज 3.1 सबसे पहले बेसिक्स को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख रहे हो, कुछ बेसिक टर्म्स को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। लीनियर इक्वेशंस मीन्स ऐसा इक्वेशन डिग्री होती है 1। अगर आपको डिग्री के बारे में नहीं पता तो जानिए, हमारे इक्वेशन में जो भी कोई वेरिएबल है उनकी जो हाईएस्ट पावर होती है उसको कहा जाता है डिग्री, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो अगर इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 1 है तो हम लोग उस इक्वेशन को, यानी कि उसकी अगर डिग्री 1 है तो उस इक्वेशन को कहा जाता है लीनियर इक्वेशन। ओके, आई होप आपको लीनियर इक्वेशन ये समझ में आ गया है। इक्वेशन विच हैव डिग्री 1, दैट्स फाइन। सेकंड थिंग, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी कि हमें ऐसा इक्वेशन दिया जाएगा कि जिसमें होंगे दो वेरिएबल। ये हम लोगों ने क्लास 9 में ऑलरेडी पढ़ा है। तो दो वेरिएबल है तो हर वेरिएबल का एक कोएफिशिएंट होगा। तो फर्स्ट वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट होता है उसे कहते हैं हम लोग ए। सेकेंड वेरिएबल का कोएफिशिएंट दैट इज बी, एंड जो कांस्टेंट होता है हमारे इक्वेशन में दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फाबेट सी। तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पे ये जो ए बी सी है वो रियल नंबर्स है, यानी कि वो रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर कुछ भी हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और यहाँ पे एक कंडीशन है कि ये जो वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स है ए एंड बी, वो यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। ये आपको यहाँ पे समझना है। सो दिस इज ऑल अबाउट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो कि है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। जब हम लोग इस इक्वेशन का ग्राफ निकालते हैं, क्लास 9 में हम लोगों ने काफ़ी ग्राफ्स ऐसे ड्रॉ किए थे, तब हम लोगों ने देखा था कि ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है, याद रखना इसको। तो इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे ग्राफ पर, वो सारे के सारे इस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं। ये भी आपको बात पता होना जरूरी है। ये क्लास 9 का बेसिक इंफॉर्मेशन था जो कि आपको पता होना जरूरी था। इस चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी कि हमें ये जो टू वेरिएबल के इक्वेशन है ऐसी पेयर को स्टडी करना है। देखिए, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज द फर्स्ट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड दिस इज सेकेंड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ पे उनकी दी गई है हमें पेयर। ओके, तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सीधी सी बात है, अगर एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है और हमें ऐसे दो यहाँ पे इक्वेशन दिए गए, तो उनके जब हम लोग ग्राफ निकालेंगे तो हर इक्वेशन की एक स्ट्रेट लाइन होगी। तो ये दोनों स्ट्रेट लाइन हमें थ्री कंडीशंस ऐसी है, सिचुएशंस है, जैसे कि हमें इनका ग्राफ मिल सकता है। या तो हमें मिलेगा इस तरीके से इंटरसेक्टिंग ग्राफ, या तो हमें मिलेगा इस तरीके से पैरेलल लाइंस का ग्राफ, और या तो हमें मिल सकता है इस तरीके से कोइंसिडेंट लाइंस का ग्राफ। ये तीन कंडीशन यहाँ पे पॉसिबल है अगर हम लोग इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ निकालते हैं। तो ग्राफ कैसे ड्रॉ किए जाते हैं ऑलरेडी क्लास 9 में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। अगर आपको नहीं पता, नहीं याद है, तो हम लोग फर्दर डिस्कशन में उसको समझने की कोशिश करेंगे। ओके, बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, यहाँ पे हम लोगों ने अभी तक क्या क्या समझा है इसको क्लियर कर लेते हैं। लीनियर इक्वेशन यानी कि ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री है 1, पॉइंट नंबर 1। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ये, दैट इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। और जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, तो वो हमेशा होता है स्ट्रेट लाइन। और जब हमें पेयर दी जाती है, इक्वेशन, दो ऐसे इक्वेशंस दिए जाते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तब उनका जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं, दोनों की स्ट्रेट लाइंस होगी, दोनों इक्वेशंस की, तो वो ग्राफ हमें कुछ इस तरीके से मिल सकता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, और वो ग्राफ हमें कुछ इस तरीके से मिल सकता है, पैरेलल लाइंस, या फिर वो ग्राफ हमें कुछ इस तरीके से मिल सकता है, कोइंसिडेंट लाइन। दीज आर द थ्री पॉसिबल ग्राफ सिचुएशंस। ओके, सो आई होप ये बेसिक आप लोगों को समझ में आ गया है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। ओके, अगर हमें इतनी जानकारी अभी मिल गई है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में, तो अब बारी आती है एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करने की। तो चलिए फ्रेंड्स, लेट्स सॉल्व दिस एक्सरसाइज 3.1। ओके, एक्सरसाइज 3.1 में जैसे कि आप लोग देख रहे हो, हमें यहाँ पे दिया गया है एक वर्ड प्रॉब्लम, और हमें उसमें कहा गया है रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। अल्जेब्रिकली मीन्स इस इक्वेशन, इस वर्ड प्रॉब्लम का हमें बनाना है इक्वेशन, यानी कि हम लोगों ने उसको अल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया, और उन्हीं इक्वेशन से अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं तब हम लोगों ने उसको ज्योमेट्रिकली भी रिप्रेजेंट कर दिया। तो चलिए सबसे पहले एग्जाम्पल को पढ़ते हैं, उसके बाद में इक्वेशंस बनाएंगे, यानी कि उसको अल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे।
और फिर उन्हीं इक्वेशन का ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे और इस एग्जाम्पल को ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 1। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब ने अपने लड़के को कहा कि 7 years ago I was 7 times as old as you were then। 7 साल पहले मेरा जो एज था तो वो तुम्हारे एज के 7 टाइम्स था, ऐसा आफ्ताब जी ने उनकी डॉटर को कहा। कंडीशन नंबर 1। नेक्स्ट, 3 years फ्रॉम नाउ, अभी जो है प्रेजेंट सिचुएशन, यहां से 3 साल बाद आई शैल बी 3 times as old as you will be। तब तुम्हारा एज जितना हो जाएगा ना, उसके डॉटर को वो कह रहे हैं, तो उसके 3 टाइम्स मेरा एज होगा। 7 साल पहले 7 टाइम्स था और 3 साल के बाद मेरा जो एज है तुम्हारे एज के 3 टाइम्स हो जाएगा। है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। तो ये है यहाँ पे कंडीशन नंबर 2। ओके फ्रेंड्स, लेट्स डिस्कस सम इम्पोर्टेंट पॉइंट हियर कि जब भी हमें इक्वेशंस बनाना होता है, यानी कि अल्जेब्रिकल, हमें कहा क्या गया, देखिए रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली। तो जब भी अल्जेब्रिकली हमें किसी सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना है तो फिर हमें उसमें जो रिलेटिव टर्म्स है उनको वेरिएबल के तौर पर कंसिडर करना होता है। यहाँ पे 2 बातें हैं, यहाँ पे एज ऑफ आफ्ताब को कंपेयर किया जा रहा है एज ऑफ डॉटर के साथ में, तो इसीलिए हम लोग सबसे पहले कंसिडर करेंगे कि प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब भी x ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर विल बी इक्वल टू y ईयर्स। ये हम लोगों ने कंसिडर कर दिया। अभी यहाँ पे 2 सिचुएशंस है, एक है 7 साल पहले 7 ईयर एगो और एक है आफ्टर 3 ईयर्स। तो इस तरीके से हम लोग दोनों सिचुएशन को साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो 7 ईयर्स एगो आफ्ताब जी ने कहा था कि आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू। तो यहाँ पे 7 ईयर्स एगो क्या होगा, जो एज ऑफ आफ्ताब है वो होगा 7 टाइम्स एज ऑफ डॉटर। इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। तो अभी आफ्ताब जी का एज x ईयर है, 7 साल पहले कितना होगा, उसमें से 7 माइनस करना होगा। तो आफ्ताब जी का एज होगा 7 साल पहले x माइनस 7, और ये जो उनका एज है वो होगा 7 टाइम्स एज ऑफ डॉटर। तो डॉटर का प्रेजेंट एज अभी y ईयर्स है, तो एज ऑफ डॉटर विल बी y माइनस 7। तो इस तरीके से ये सिचुएशन यहाँ पे होगी कि 7 साल पहले का आफ्ताब जी का एज x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 टाइम्स तब जो डॉटर का एज था तब का, यानी कि इंटू y माइनस 7। ओके, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते, 7 इंटू वाई हो जाएगा 7y, 7 इंटू माइनस 7 हो जाएगा माइनस 29। तो यहाँ पे वेरिएबल को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देते हैं, तो इस 7y को अगर इधर ट्रांसपोज कर दिया वो हो जाएगा नेगेटिव, इस माइनस 7 को इधर ट्रांसपोज कर दिया उसको लिखेंगे पॉजिटिव। ओके, यानी कि आफ्टर परफॉर्मिंग दिस कैलकुलेशन, देखिए अपोजिट साइन से दोनों के, जब अपोजिट साइन होते हैं हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं और बिगर नंबर का साइन देते हैं। तो सब्ट्रैक्शन कर दिया और बिगर नंबर यहाँ पे नेगेटिव है, तो नेगेटिव साइन इस आंसर को दे दिया गया। तो ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 1। उसी तरीके से इक्वेशन नंबर 2 को भी बनाएंगे। 3 साल पहले कहा गया था कि 3 साल बाद में क्या होने वाला है, तो आफ्ताब जी ने कहा था आई शैल बी 3 टाइम्स, है ना, 3 टाइम्स होने वाला है उनका एज। तो हम लोग लिखेंगे एज ऑफ आफ्ताब इक्वल टू 3 टाइम्स एज ऑफ डॉटर। तो ये 3 साल बाद की ये डिस्कशन चल रही है। तो यहाँ पे अभी आफ्ताब जी का एज है x ईयर्स, तो 3 साल के बाद उनका एज होगा x प्लस 3, और ये जो उनका एज है वो डॉटर के एज के 3 टाइम्स होगा, यानी कि 3 टाइम्स y प्लस 3। इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, 3 इंटू वाई 3y, 3 इंटू 3 9, और इस 3y को अगर ट्रांसपोज कर देते हैं वो नेगेटिव हो जाएगा, इस 3 को ट्रांसपोज कर देते थे वो नेगेटिव हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे 9 माइनस 3 का आंसर आता है 6। तो इस तरीके से x माइनस 3y इज इक्वल टू आ गया है 6। तो ये हमारे बन गए हैं 2 इक्वेशन। इसका मतलब हम लोगों ने उस कंडीशन को, उस सिचुएशन को अल्जेब्रिकली यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है। यहाँ पे आपको मिल जाएंगे हाफ मार्क्स, क्योंकि आधा तो काम आप लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। अभी इसका ज्योमेट्रिकली भी रिप्रेजेंट करना है, इन दोनों इक्वेशन का हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो चलो इक्वेशन से ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है इसको समझने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हमारे जो इक्वेशंस थे जो कि थे कुछ इस प्रकार से, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42 और x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6। तो अभी जब हमें इक्वेशंस से ग्राफ ड्रॉ करना होता है तो सबसे पहले हम लोग हमारे इक्वेशन को इस फॉर्मेट में अरेंज करते कि लेफ्ट साइड में सिर्फ एक ही कोई वेरिएबल हो। तो यहाँ पे मैंने देखिए क्या किया है, इस माइनस 7y को इधर ट्रांसपोज कर दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे लेफ्ट हैंड साइड में एक ही वेरिएबल चाहिए था। सेम लॉजिक मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है, मैंने इस माइनस 3y को इधर ट्रांसपोज कर दिया। यानी कि आपको समझ में आना चाहिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट
कि जब हमें ग्राफ ड्रॉ करने के लिए वैल्यूज चाहिए होती है, तो अगर आपका इक्वेशन कुछ इस तरीके से है तो आप लोग उसको इस तरीके से अरेंज कीजिए कि लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ वेरिएबल ही हो, दोनों में से कोई भी हो सकता है, वो आपको एक्स रखना है एक्स रखिए, वाई रखना है वाई रखिए, नो प्रॉब्लम। ओके ठीक है, तो ऐसा होने के बाद फिर हम लोग इस तरीके से एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। ओके तो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे एक्स वाई, यहाँ पे वैल्यूज फिलहाल के लिए आप लोग कंसिडर मत कीजिए। फिर हमें यहाँ पे कुछ ऐसी वैल्यूज सिलेक्ट करनी है कि जिसको इसमें y की जगह पे पुटअप करने के बाद हमें x का कोई रिलेटिव आंसर मिले ठीक तरीके से। तो वैल्यूज भी ऐसे पुटअप करना है कि जो हम लोग ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट आराम से करते हो। जनरली ऐसा सोचना है कि ऐसे वैल्यू को हम लोग वहां पे लिखेंगे कि कैलकुलेशन करने के बाद हमें इंटीजर्स मिले जो कि हम लोग ग्राफ के ऊपर आराम से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रैक्शंस में या फिर डेसिमल में आपकी अगर वैल्यू आती है तो ग्राफ ड्रॉ करते समय में भी आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने एक y की वैल्यू देखिए सबसे पहले 6 कंसिडर की। इसकी वजह से हुआ ऐसा 6 7 सा 42, उसमें से 42 सब्ट्रैक्ट हो गए, मुझे x की वैल्यू 0 मिल गई। फिर मैंने y की वैल्यू इस इक्वेशन में 7 पुटअप की, तो 7 7 सा 49 माइनस 42 यानी कि मुझे 7 मिल गए। तो इस तरीके से ये मेरा टेबल कंप्लीट हो गया है ना। पहले हम लोग ये सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद में हमारा ये टेबल कंप्लीट होता है। ठीक है, उसी तरीके से इस इक्वेशन में भी मैंने अगर y की वैल्यू 0 पुटअप की, तो देखिए फ्रेंड्स 3 इंटू 0 हो जाएगा प्लस 6 यानी कि 6 वैल्यू आ जाएगी, ये हो गया वैल्यू। अगर मैंने y की वैल्यू यहाँ पे 1 रख दी तो 3 1 जा 3 प्लस 6 यानी कि 9 विल बी द वैल्यू ऑफ x, तो ये भी हमें मिल गई। तो हमारे पास अभी इस दोनों इक्वेशंस के x और y के कुछ वैल्यूज है ना। मिनिमम लाइन को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स हमें चाहिए होते हैं। आप लोग इससे ज्यादा वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो, मिनिमम 2 भी फाइंड आउट की तो भी सफिशिएंट है, याद रखना। तो इसका जो ग्राफ है वो हमें ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करना होगा। लेट्स हैव अ लुक। तो देखिए जैसे कि आप लोग डायग्राम में देख सकते हो, हम लोगों ने यहाँ पे y एक्सिस और x एक्सिस को पहले ड्रॉ कर दिया है। x एक्सिस पर इंटीजर्स दिखाए गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और y एक्सिस पर भी उसी तरीके से इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किया गया। आप लोग क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो वो इस तरीके से बॉक्स में लिखना जरूरी है। तो x एक्सिस पर स्केल है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 ईयर, और y एक्सिस पर स्केल है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 ईयर। यहाँ पे भी वही हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। ओके यहाँ पे देखिए हम लोगों ने एज ऑफ आफ्ताब x कंसिडर किया था, इसीलिए x एक्सिस पर जो वैल्यूज है वो होगी एज ऑफ आफ्ताब की, और y की वैल्यू हम लोगों ने एज ऑफ डॉटर कंसिडर की थी, तो यहाँ पे एज ऑफ डॉटर की वैल्यू हमें मिलेगी इस y एक्सिस पर। ओके सो इसको भूलना मत। उसके बाद में हमारे जो पॉइंट्स थे वो हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया। सबसे पहले हमें पॉइंट्स मिला था 6 0 देन 9 1, तो हम लोगों ने इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया और उसमें से पास होने वाली इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर दी। ये लाइन कौन से इक्वेशन का ग्राफ है वो यहाँ पे हम लोगों को लिखना होता है, तो ये लिखना ना भूलिए। उसी तरीके से आफ्टर प्लॉटिंग दिस 2 पॉइंट्स और मेकिंग द लाइन ग्राफ, उसके ऊपर इस इक्वेशन को लिखना भी ना भूलिए। तो इतना आसानी से आप लोग इस तरीके से ग्राफिकली भी उस पर्टिकुलर सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके आई होप ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आया है। लेट्स रिवाइज इट वंस अगेन। हमें दिया गया था कुछ इस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम। हम लोगों ने सबसे पहले एज ऑफ आफ्ताब और एज ऑफ डॉटर को एक्स वाई कंसिडर कर दिया। जो भी उन्होंने कंडीशन दी थी हमें वो हम लोगों ने वर्ड फॉर्मेट में सबसे पहले लिख दी, फिर हम लोगों ने उसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया और हमें इस तरीके से 2 इक्वेशन मिल गए। तो ये हो गया उसका अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। फिर हमें ग्राफ निकालना था, तो हम लोगों ने उस इक्वेशन को पहले इस 1 वेरिएबल के फॉर्मेट में अरेंज कर लिया। फिर हम लोगों ने y की कुछ वैल्यूज ली जिस वजह से हमें x की वैल्यूज मिल गए, रिलेटिव वैल्यूज। उसी तरीके से यहाँ पे भी हम लोगों ने y की कुछ वैल्यू कंसिडर की और फिर सॉल्व करने के बाद हमें x की भी वैल्यू मिल गई। और फिर ये जो वैल्यूज मिली है उसका ग्राफ फिर हम लोगों ने यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ किया हुआ है। हमें यहाँ पे सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कहा था, हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया। चलो डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। तो यहाँ पे देखिए बेटा हमें दिया गया है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर ₹3,900। ओके 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स को खरीदा गया है 3,900 रुपीज में। लेटर शी बाइज, ओके यानी कि वो जो कोच है लेडी कोच है, लेटर शी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स एट ₹1,300। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे हमें दिया गया है इस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम। ओके तो हमें उसको यहाँ पे अल्जेब्रिकली भी रिप्रेजेंट करना है, यानी कि इक्वेशन बनाना है उसका, और ज्योमेट्रिकली भी उसको सॉल्व करना है, यानी उसका ग्राफ भी बनाना है। तो यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे अगर आप लोग इस क्वेश्चन को देखोगे तो यहाँ पे प्राइस ऑफ बैट और प्राइस ऑफ या फिर कॉस्ट ऑफ बैट एंड कॉस्ट ऑफ बॉल को मिला के जो टोटल हो रहा है उसकी वैल्यू दी गई है।
तो इसीलिए यहाँ पे हम लोगों को ये समझ में आ गया कि हमें कंसिडर करना होगा कॉस्ट ऑफ बैट इक्वल टू x रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ बॉल इज इक्वल टू y रुपीज। तो पहले कंडीशन देख लेते हैं यहाँ पे। इस तरीके से हम लोग पार्टीशन कर लेंगे ना, पेज को दो ग्रुप में डिवाइड कर लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग कंडीशन 1 का इक्वेशन बनाएंगे, राइट साइड में कंडीशन 2 का। ओके, कंडीशन 1 देख लेते हैं फिर से एक बार। क्या कहा गया था कि 3 बैट्स और 6 बॉल को खरीदा गया था 3900 रुपीज में। तो इसीलिए हम लोगों ने लिखा कि कॉस्ट ऑफ 3 बैट प्लस कॉस्ट ऑफ 6 बॉल इज इक्वल टू 3900। एक बैट की कॉस्ट है x रुपीज, तो 3 बैट खरीदी गई है तो उसकी कॉस्ट होगी 3x रुपीज। एक बॉल की कॉस्ट है y रुपीज, तो 6 बॉल्स खरीदे गए हैं तो उसकी कॉस्ट होगी 6 इंटू वाई रुपीज। और इन सबका मिला के जो टोटल खर्चा था वो था 3900। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। आप लोग इसको फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते थे 3 कॉमन निकाल के, लेकिन रहने दीजिए एज इट इज। सेकंड यहाँ पे देखिए, उन्होंने फिर बाद में अनदर बैट यानी कि एक बैट और खरीदी, 3 मोर बॉल्स, 3 बॉल्स और खरीदे और इनका खर्चा आया है टोटल 1300। तो चलो इसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए कॉस्ट ऑफ 1 बैट प्लस कॉस्ट ऑफ 3 बॉल इज इक्वल टू 1300। एक बैट कितने रुपए की, x, इसीलिए x। एक बॉल y रुपीज का, ऐसे 3 बॉल्स खरीदे गए तो 3y। इन दोनों की एडिशन करके टोटल हो रहा है 1300। तो देखा आप लोगों ने, हम लोगों ने इस एग्जाम्पल को अल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया। आई होप ये दोनों कंडीशंस आप लोगों को ठीक से समझ में आ गई है। तो चलिए इसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे वो जो 2 इक्वेशन हमें मिल गए थे उसको सबसे पहले एक ही वेरिएबल के फॉर्मेट में लाना जरूरी था। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा कि इन तीनों टर्म्स को अगर हम लोग देखते हैं तो ये तीनों टर्म्स हम लोग इजीली देख पा रहे हैं कि 3 से ये डिवाइड हो सकती है। इसको हम इस इक्वेशन को और छोटा थोड़ा सा कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने क्या किया यहाँ पे कि इन दोनों टर्म्स में से 3 को कॉमन निकाल लिया। जैसे कि ब्रैकेट में रह गया x प्लस 2y, फिर ये 3 इधर मल्टीप्लीकेशन में था, उस साइड में चला गया वो डिवीजन में, और यहाँ पे उसका डिवीजन करने के बाद हमारा जो इक्वेशन बन गया वो बन गया x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1300। तो हमें ग्राफ ड्रॉ करना है ना, तो एक ही वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए। तो ये जो 2y मुझे यहाँ पे नजर आ रहा था, मैंने उसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, यानी कि हमारा इक्वेशन बन गया कुछ इस तरीके से। सिमिलरली जो हमारा इक्वेशन नंबर 2 था उसमें इस 3y को हम लोगों ने यहाँ पे ट्रांसपोज कर दिया, वो सबट्रैक्शन में चला गया, और x इज इक्वल्स टू 1300 माइनस 3y हमें मिल गया। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा कि ग्राफ ड्रॉ करते समय हमारा जो भी इक्वेशन बन गया है हम उसको किस तरीके से अरेंज करते हैं। हम लोग कोई भी एक ही वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में रखते, बाकी की सारी टर्म्स हम लोग राइट साइड में शिफ्ट कर देते। तो ये काम करना है हमें स्टेप नंबर 1 में। फिर हम लोगों को यहाँ पे y की कुछ वैल्यूज लेनी होगी जिससे हमें x की कुछ वैल्यूज मिलेगी। तो मैंने जैसा कि आप लोगों का ऐसे वैल्यू लीजिए कि आप लोग वो आराम से मीन्स इजीली ग्राफ के ऊपर डिनोट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैंने 500 पहले सिलेक्ट की वैल्यू। ऐसा क्यों? क्योंकि 500 इंटू 2000 हो जाएगा और 1300 माइनस 1000 यानी कि x मिल जाएगा 300। उसी तरीके से y इज इक्वल्स टू 600 अगर हम लोगों ने कंसिडर किया तो हमें x की ये वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हमारा टेबल बन गया कुछ इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पे भी वही काम करेंगे, इक्वेशन तो हमारा बन गया इस फॉर्मेट में। y की कुछ वैल्यू लेंगे हम लोग जिस तरीके से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे भी y की सेकंड वैल्यू ले लेंगे और कैलकुलेशन करने के बाद x की सेकंड वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरीके से हमारा ये टेबल कंप्लीट हो चुका है। इसका ग्राफ हमें अभी ड्रॉ करना है। देखिए पॉइंट्स तो हमारे पास है 300, 500, 100, 600, 100, 400, और ये दो इस तरीके से हम लोग इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसे कि आप लोग अभी इस ग्राफ पेपर पर देख रहे हो, एक्स एक्सिस पर हम लोगों ने लिखा है कॉस्ट ऑफ अ बैट इन रुपीज, वाई एक्सिस पर है हमारा कॉस्ट ऑफ अ बॉल इन रुपीज। तो अभी यहाँ पे जो वैल्यूज हमें इस टेबल में मिली थी, लेट्स लुक एट दैट वैल्यू, है ना। कि यहाँ पे देखिए एक्स की क्या है 300, 500, 100, 600, यानी कि 100 के मल्टीपल्स में सारे नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। तो इसीलिए देखिए बेटा स्केल इस एग्जाम्पल में ये सिलेक्ट किया गया कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 100 रुपीज। जैसे कि आप लोग यहाँ पे नंबर्स देख रहे हो 100, 200, 300, 400, है ना। तो ये डिपेंड होता है कि हमारी वैल्यूज क्या मिली, उससे हम लोग डिसाइड करते हैं कि स्केल क्या होना चाहिए यहाँ पे। तो हमारे नंबर्स 100 के मल्टीपल्स में थे, इसीलिए हम लोगों ने 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 यह स्केल सेलेक्ट किया। ओके, तो फिर पॉइंट्स को प्लॉट कर देंगे यहाँ पे। ये देखिए पॉइंट्स 100, 600 का ये पॉइंट था, ये यहाँ पे पॉइंट है 300, 500, उससे पास होते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दी गई। ये लाइन जिस इक्वेशन का ग्राफ है वो इक्वेशन उस लाइन के ऊपर लिखना ना भूलिए। उसी तरीके से ये सेकंड लाइन में हमें पॉइंट्स मिले थे 100, 400,
यहाँ पे मिल गया था 400, 300। तो इनको जब हम लोगों ने ड्रॉ किया इस तरीके से ये लाइन बन गई। ये लाइन कौन से इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है वो भी लिखना ना भूलिए, ये लिखना जरूरी होता है। तो इस तरीके से ये हमारा ग्राफ हमें सिर्फ ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए कहा है, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया। चलो अभी डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है द कॉस्ट ऑफ 2 किलोग्राम एप्पल्स एंड 1 किलोग्राम ग्रेप्स इज 160 रुपीज। ओके, आफ्टर द मंथ कॉस्ट ऑफ 4 किलोग्राम एप्पल्स एंड 2 किलोग्राम ग्रेप्स इज 300 रुपीज। तो हमें कहा गया है रिप्रेजेंट सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। ओके, सो फ्रेंड यहाँ पे दो सिचुएशंस है, तो फिर दो इक्वेशंस बनेंगे हमारे यहाँ पे। तो वेरिएबल्स क्या है यहाँ पे, क्या कंपेयर किया जा रहा है, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एप्पल और कॉस्ट ऑफ ग्रेप्स को कंपेयर किया जा रहा है ना। तो यहाँ पे इसलिए हम लोग फिर सपोज लिखेंगे कि कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम एप्पल जो है वो है x रुपीज, और जो 1 किलोग्राम ग्रेप्स की कॉस्ट है दैट इज y रुपीज। कंसिडरेशन हम लोगों ने कर दिया, वेरिएबल कंसिडर कर दिया। चलो वन बाय वन हर एक सिचुएशन का इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कहा गया था 2 किलोग्राम एप्पल खरीदे गए थे, 1 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स, और खर्चा हो गया था 160 रुपीज। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कॉस्ट ऑफ 2 किलोग्राम एप्पल प्लस कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ग्रेप्स इज इक्वल्स टू 160 रुपीज। तो यहाँ पे हम लोगों ने कंसिडर किया है 1 किलोग्राम की कॉस्ट है x रुपीज, तो यहाँ पे 2 किलोग्राम्स खरीदे गए हैं तो उसकी कॉस्ट हो गई यहाँ पे 2x। उसके अलावा 1 किलोग्राम ग्रेप्स की कॉस्ट हम लोगों ने y रुपीज कंसिडर की है, तो प्लस y, और इनका फिर टोटल कॉस्ट था 160, तो इसलिए 160 यहाँ पे लिख दिया गया। सिमिलरली हम लोगों ने लिख दिया फिर कॉस्ट ऑफ 4 किलोग्राम एप्पल यानी कि 4x, कॉस्ट ऑफ 2 किलोग्राम ऑफ एप्पल्स ग्रेप्स यानी कि 2y, और इसका टोटल कॉस्ट है 300 रुपीज। तो इस तरीके से काफ़ी आसानी से हम लोगों ने ये दो इक्वेशन बना लिए। हम लोगों ने एप्पल और ग्रेप्स के कॉस्ट को सबसे पहले कंसिडर कर दिया इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल, फिर जो सिचुएशन हमें दी गई थी उस हिसाब से हम लोगों ने इक्वेशंस बना दिए, यानी कि हमारा एग्जाम्पल अल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट हो चुका है। इसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करने के लिए कहा गया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सेकेंड थिंग, आप लोगों को जैसे ही पता ही है कि अगर इक्वेशंस का ग्राफ हमें निकालना है तो हम लोग किसी भी एक वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, x को रखिए या y को रखिए, कोई फर्क नहीं। तो इस एग्जाम्पल में हम लोगों ने y को यहाँ पे रख दिया और इस 2x को ट्रांसपोज कर दिया। आप लोग x को भी रखते थे और y को ट्रांसपोज करते थे, कोई फर्क यहाँ पे पड़ता नहीं था। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए इस एग्जाम्पल में एक ही वेरिएबल फॉर्मेट में लिखने से पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो तीनों टर्म है 4x, 2y और 300, इन तीनों टर्म्स को तो 2 से डिवाइड किया जा सकता है। तो क्यों ना इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके छोटा कर देंगे हम लोग वैल्यूज को। तो इसीलिए यहाँ पे इन दोनों टर्म्स में से 2 को कॉमन निकाल दिया गया, तो ब्रैकेट में रह गया 2x प्लस वाई, ये 2 उधर डिवीजन में चला गया तो यहाँ पे हो गया 250। जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये इक्वेशन अभी थोड़े से वैल्यूज उसकी जो है वो थोड़ी सी कम हो गई है, तो इस 2x को ट्रांसपोज कर देंगे यानी कि ये हो जाएगा 150 माइनस 2x। तो इस तरीके से जैसे कि आप लोग देख सकते हो दोनों जो हमारे इक्वेशंस थे ये उनको हम लोगों ने इस तरीके से लिखा कि लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एक ही कोई वेरिएबल हो, x हो या y हो, नो प्रॉब्लम। ओके, उसके बाद फिर हमें यहाँ पे जो वेरिएबल गया है राइट साइड में उसके कुछ वैल्यूज कंसिडर करनी होती है जिससे कि हमें इस y की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने x की वैल्यू को 70 कंसिडर किया, जिस वजह से हमें कैलकुलेशन करने के बाद y की वैल्यू 20 मिल गई, है ना। ये वैल्यूज ऐसे लेनी होती है कि हम लोग इसको आराम से रिप्रेजेंट कर सके ग्राफ। सेकेंडली फिर यहाँ पे x की वैल्यू ली गई 80, और फिर कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पे y का आंसर आ गया 0। तो x की दो वैल्यूज के लिए हमारे पास अभी y की दो वैल्यूज है, इस तरीके से टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी x की वैल्यू 70 कंसिडर कर ली गई और फिर हमें कैलकुलेशन से y की वैल्यू मिल गई 10। x की वैल्यू यहाँ पे 50 कंसिडर करने के बाद आफ्टर सॉल्विंग दिस एग्जाम्पल हमें y की वैल्यू मिल गई है 50। तो x की दो वैल्यूज के लिए हमारे पास y की दो वैल्यूज है, यानी कि अभी हम लोग यहाँ पे इसका भी ग्राफ निकाल सकते हैं। तो चलो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो बेटा जैसे वैल्यूज हमें मिली थी वैसे हम लोगों ने यहाँ पे प्लॉट कर दिया। जैसे कि हमें एक वैल्यू मिली थी 70,20, उसको ये पॉइंट आ गया। 80,0 था तो ये तो आ गया x एक्सिस पर। इसका जब हम लोग ना ग्राफ ड्रॉ करेंगे, है ना, तो इस तरीके से स्ट्रेट लाइन हमें मिलेगी और ये कौन से लाइन का ग्राफ है वो भी आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना होता है, इसको लिखना ना भूलिए। सिमिलरली हम लोगों ने सेकेंड इक्वेशन के भी पॉइंट्स को ग्राफ प्लॉट कर दिया यहाँ पे, और उसको जब हम लोगों ने कनेक्ट किया तो हमें स्ट्रेट लाइन मिल गई।
और ये कौन से इक्वेशन की लाइन है उसको भी यहाँ पे लिखना ना भूलिए। एक्स एक्सिस, एक्स वेरिएबल हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ एप्पल के लिए लिया था, तो एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा कॉस्ट ऑफ एप्पल इन रुपीज। वाई वेरिएबल हम लोगों ने लिया था कॉस्ट ऑफ ग्रेप्स के लिए, तो ये जो वाई एक्सिस पर जो भी टर्म्स है, जो भी वैल्यूज है, वो हमें रिप्रेजेंट कर रही है कॉस्ट ऑफ ग्रेप्स। तो उसके अलावा इस ग्राफ को ड्रॉ करते समय जैसे कि आप लोग अगर वैल्यूज को ठीक से देखोगे, वैल्यूज आप लोग देख रहे हो 70 20 80 0, 70 10 50 50, यानी कि 10 के मल्टीपल्स में है। इसीलिए बेटा इस ग्राफ में जो के लिया गया है वो एक्स एक्सिस पर लिया गया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 रुपीज, है ना, एंड वाई एक्सिस पर लिया गया है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 रुपीज। अगर 100 के मल्टीपल्स में होते थे नंबर्स हमारे, तो 100 इस तरीके से रुपीज हम लोग लेते थे, है ना। तो ये सोचने का प्रयास कीजिए कि स्केल डिसाइड कैसे किया जाता है ग्राफ ड्रॉ करते समय। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन ठीक से समझ में आ गया है। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमें दिया गया था कुछ इस तरीके से एग्जांपल, कॉस्ट ऑफ एप्पल्स और ग्रेप्स को कंपेयर किया गया था यहाँ पे, तो इसीलिए हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ एप्पल की कॉस्ट एक्स और ग्रेप्स की कॉस्ट वाई कंसिडर की। जो सिचुएशन हमें कंडीशन दी गई थी दोनों, हर कंडीशन से एक इक्वेशन यहाँ पे इस तरीके से बन गया। उसके बाद फिर हम लोगों ने इसका ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश की। उसके लिए हम लोगों ने सबसे पहले इक्वेशन को एक ही वेरिएबल के फॉर्मेट में अरेंज कर दिया, कुछ एस की वैल्यू सिलेक्ट की जिस वजह से हमें वाई की वैल्यूज मिल गई, है ना, जैसे कि आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो। और फिर इन्हीं वैल्यूज को हम लोगों ने ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया। वैल्यूज को जब हम लोग ने देखा तो इन टर्म्स 10 के मल्टीपल्स थे, इसीलिए स्केल सिलेक्ट किया गया कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 रुपीज। और फिर हमें कुछ इस तरीके से ग्राफ मिलेगा। फिर से वही पॉइंट्स में रिपीट करना चाहूंगा कि कौन सी लाइन कौन से इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है वो लिखना ना भूलिए, कौन सा एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो भी यहाँ पे लिखना ना भूलिए। आई होप ये पॉइंट आप लोगों को ठीक तरीके से समझ में आ गए हैं। सो फ्रेंड, दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज 3.1। इस पूरे एक्सरसाइज की जो सॉल्यूशंस हम लोगों ने डिस्कस किए उसकी पीडीएफ लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, तो उस नोट्स को डाउनलोड करना ना भूलिए। एंजॉय योर स्टडीज। थैंक यू सो मच।